हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसका हम करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में ही यहाँ पे इन 1774 में लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली के में से बिलोंग करते थे, वो राजा बने फ्रांस के। और 20 साल की उम्र में उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ हो गई। और जैसे ही अपॉन हिज एसेशन, जैसे ही वो एक नए राजा के रूप में आए, तो उन्होंने पाया कि इट वॉज एम्प्टी ट्रेजरी, यानी खजाना तो खाली था। और इस खजाने के खाली होने के क्या कारण थे? पहला रीज़न था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, यानी लंबे समय तक चले, लगातार कई वर्षों तक चले युद्ध के कारण भी फ्रांस के खजाने खाली हो गए थे। इसके साथ साथ एडेड टू दिस, इसके साथ साथ और क्या कारण था? कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, यानी महल की शान शौकत को बनाए रखने के लिए कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस, यानी वर्सेलिस में जो महल था उसकी शान शौकत को बनाए रखने के लिए खर्चा हो रहा था। और इसके अलावा अंडर लुई 16, जब लुई 16 राजा था, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, यानी इनका कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। किसका? फ्रांस का, और 13 अमेरिकन कॉलोनीज का, जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। इसीलिए इस देश ने, यानी फ्रांस के राजा ने, इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट होने में मदद करी थी, तो उसमें भी खर्चा हुआ। तो ऐसे में द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिब्रे टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 billion लिब्रेज। लिब्रे यहाँ की करेंसी, और 1 बिलियन से बढ़कर 2 बिलियन लिब्रे का कर्जा हो चुका था, यानी पहले ही कर्ज ले रखा था और कर्जा अब और बढ़ चुका था। लेंडर्स, जिन्होंने पैसा दे रखा था स्टेट को एज अ क्रेडिट, उन्होंने अब चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था 10% इंटरेस्ट। उन लोन्स पे उन्होंने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे में जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, अब उसे वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड इन एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स डेप्ट ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलॉन। अकेले ही इंटरेस्ट पेमेंट को खर्च करने में एक बहुत बड़ा अपने बजट का हिस्सा इन्हें पे करना पड़ता था। लेकिन अपने रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए, यानी टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी की कॉस्ट, आर्मी को मेंटेन करने की कॉस्ट लग रही थी, कोर्ट को और गवर्नमेंट ऑफिस को रन करने के लिए, या यूनिवर्सिटीज़, और द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। ऐसे में स्टेट को टैक्सेस बढ़ाने के लिए फोर्स होना पड़ा, यानी मजबूरी हो गई कि इन्हें टैक्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। लेकिन ये मेज़र जो है, ये एकमात्र नहीं था, ये प्रॉपर नहीं था, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी जो थी यहाँ पे 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, और इसमें ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। यहाँ पे सफिशिएंट ये इसीलिए भी नहीं था क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्सेस पे करने पड़ते थे। जो सोसाइटी थी स्टेट्स के आधार पे जो बटी हुई थी, फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था, यानी मिडल एजेस में ही जो ओल्ड रेगमे पीरियड चल रहा था, जिसको कि हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं फ्रांस में बिफोर 1789। यहाँ पे 1789 डेट है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन इससे पहले हम जानकारी ले रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण क्या थे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले राजा कौन बना, उसकी शादी, फिर हमने सरकारी खजाने की बात करी कि खजाना कैसे खाली था, क्या कारण थे। अब हमने देखा कि जब टैक्सेस इंक्रीज करने की बात आ रही है तो समाज इस तरीके से बटा हुआ था जिसमें थर्ड स्टेट को ही टैक्सेस सारे देने होते थे। यहाँ पे एक फिगर दिखा रखी है आपकी, जिसमें फर्स्ट स्टेट क्लर्जी है, नोबेलिटी सेकंड स्टेट है, थर्ड स्टेट में आप देख सकते हैं 3 कॉलम बने हुए हैं, जिसमें जो ऊपर वाला है उसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, ये सब आए हुए हैं। दूसरे में पीजेंट्स और आर्टिसंस हैं। तीसरे में स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर और सर्वेंट्स हैं। तो ऐसे में इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम जानें तो यहाँ पे पीजेंट्स पूरे देश में, पूरे फ्रांस देश में पीजेंट्स जो हैं पूरी टोटल पॉपुलेशन का 90% थे। लेकिन बहुत ही कम, यानी स्मॉल नंबर ही थे ऐसे पीजेंट्स जो खुद का लैंड कल्टीवेट करते थे, और लगभग 60% तो ऐसे थे जिनका लैंड जो है लैंड ऑनर कोई और था, यानी या तो नोबल्स थे या चर्च थे या रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, यानी बिग बिजनेसमैन वगैरह। तो ऐसे में जो मेंबर फर्स्ट 2 स्टेट्स के जो मेंबर्स थे, यानी क्लर्जी और नोबेलिटी, ये इंजॉयड करते थे सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार इनको प्राप्त थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? एग्जेम्पशन,
यानी छूट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, यानी इन्हें किसी भी तरह के कोई टैक्सेस स्टेट को पे नहीं करने होते थे। इसके अलावा नोबल्स कुछ और भी फ्यूडल प्रिविलेजेस इन्हें मिलती थी, यानी दोहरे अधिकार और थे। कैसे? यहाँ पे क्या थे फ्यूडल ड्यूज़ में, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, यानी वो पीजेंट्स से भी कुछ ड्यूज़ लेते थे क्योंकि वो उनकी ज़मीन पे काम करते हैं। पीजेंट्स जो हैं ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, और इसमें पीजेंट्स को अपने रेंडर को सर्विसेज यानी सर्विस रेंडर करनी पड़ती थी अपने लॉर्ड को, जैसे काम करना होता था उनके घर में भी, खेतों में भी। इसके अलावा उन्हें आर्मी में भी पार्टिसिपेट करना होता था, मतलब आर्मी को सर्व करना होता था, और बिल्डिंग रोड्स को बनाने के लिए भी, टू बिल्ड रोड्स भी उन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ता था। चर्च भी एक्सट्रैक्ट करता था कुछ शेयर टैक्सेस के रूप में, उनको कहते थे तिथेज। किससे? पीजेंट्स से। पीजेंट से तिथेज वो एक्सट्रैक्ट करते थे, चर्च। और इसके अलावा ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट के सभी मेंबर्स को टैक्सेस देने होते थे स्टेट को, जिसमें डायरेक्ट टैक्स होता था टेले, और इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो कि आर्टिकल्स पे, रोज़मर्रा की जो आर्टिकल्स कंज्यूम किए जाते थे लोगों के द्वारा, जैसे सॉल्ट है, टोबैको है। और ये इसके अलावा द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटी, यानी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो बर्डन है वो भी स्टेट किससे पूरा करवाने की कोशिश कर रहा था? टैक्सेस के रूप में थर्ड स्टेट को अकेले ही ये भार उठाना पड़ता था। यहाँ पे एक इमेज दिखा रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको इमेज को कंपेयर किया गया है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। यहाँ पे स्पाइडर कौन है? मकड़ी कौन है? मकड़ी है ये नोबल मैन, स्पाइडर के रूप में दिखा रखा है, और ये पीजेंट दिखा रखा है फ्लाई के रूप में, कि किस तरीके से द मोर द डेविल हैज़, शैतान को कितना ही दे दो उसका नहीं भरता, यानी द मोर ही वांट्स, उसको ज़्यादा से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। सो द पुअर फेलो हु ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स एट्सेट्रा, लेकिन यहाँ पे जो ये लोड है बैठा है आराम से, रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, हर एक चीज़ ले लेना चाहता है, लेकिन वो केयर नहीं कर रहा है, एक मतलब उसकी तरफ एक नज़र उठा तक कर भी नहीं देख रहा है। यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक आपका पार्ट 1 का 1.1, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीने के लिए संघर्ष किस तरीके से किया गया। जो पॉपुलेशन है, जिसमें मैंने आपको बताया 90%, लगभग 90% तो वहाँ पे पीजेंट्स ही थे, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन फ्रांस की है वो लगातार बढ़ रही थी। 23 मिलियन जो 1715 में थी वो बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी 1789 तक आते आते। अब ये लगातार इंक्रीज होती पॉपुलेशन की डिमांड भी बढ़ रही थी फूड ग्रेन की। भाई जब जनसंख्या बढ़ रही है तो सबसे बेसिक डिमांड तो फूड ग्रेन है, यानी अनाज, लेकिन प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी, यानी प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस, यानी वो इसको भरपाई नहीं कर पा रहे थे। कहने का मतलब ये है जिस तादाद में पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस तादाद में प्रोडक्शन ग्रेन की नहीं बढ़ रही थी, तो डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। अब डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ते चले गए, जो कि एक स्टेपल डाइट थी मेजॉरिटी की, वो लगातार बढ़ती जा रही थी, यानी प्राइजेस बढ़ रहे थे। और ऐसे में जो वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयड थे एज अ लेबरर वर्कशॉप्स में, उनके तो फिक्स्ड वेजेस होते थे। अब वेजेस फिक्स्ड हैं, प्राइजेस बढ़ रही हैं, तो ऐसे में गरीब और गरीब होते चले गए और रिच होते चले गए, यानी गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती चली गई। और ऐसे में चीज़ें और ज़्यादा बदतर हो गई, यानी थिंग्स बिकेम वर्स वैन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। जब हार्वेस्ट यानी जो फसल है वो कम हो जाती थी ड्रॉट, सूखे की वजह से या हेल की वजह से, यानी ओलावृष्टि की वजह से। सो दिस लैड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और दिस वन इज नॉन एज दिस कंडीशन वैन दिस वन इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वैन द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड, यानी खतरे के उसमें आ जाती हैं कि कमानी मुश्किल हो जाती हैं, अपनी रोज़मर्रा की बेसिक चीज़ों को आप अर्न नहीं कर पाते हो। सो दिस कंडीशन इज़ नॉन एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस। और उस समय में ये चीज़ें बार बार हो रही थी उस शासनकाल के दौरान पे। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी दे रखा है जिसको आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, तो ये फ्लो चार्ट आसानी से भरा जा सकता है बिकॉज द क्लूज आर गिवन। नाउ 1.3, A growing middle class envisages an end to privileges, यानी एक मिडिल क्लास जो ग्रो कर रही थी और वो क्या चाहती थी, वो कल्पना कर रही थी, आशा कर रही थी कि किस तरीके से एंड टू प्रिविलेजेस, ये जो विशेष अधिकार हैं इनका एंड हो जाए। इन द पास्ट में क्या था, पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे रिवॉल्ट्स और अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कारसिटी। यहाँ पे
टैक्सेस जो बढ़ाए जा रहे थे उसके लिए, और जो खाद्य पदार्थों की यानी खाद्य की कमी हो रही थी उसके लिए वो रिवॉल्ट करना चाहते थे, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। लेकिन वो चाहते थे, मतलब कमी किस चीज़ की महसूस हो रही थी, मीन्स ऑफ प्रोग्राम्स की, यानी फुल स्केल मेजर्स होनी चाहिए ताकि सामाजिक और इकोनॉमिक ऑर्डर में जो चेंज बदलाव लाना है सामाजिक और आर्थिक तरीकों में वो आराम से किया जा सके। और ये काम सिर्फ उन ग्रुप को दिया गया जो थर्ड स्टेट का वो ग्रुप था जो प्रॉस्पेरस था, संपन्न था, एंड एसेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़, जो पढ़े लिखे समाज था। थर्ड स्टेट का वो हिस्सा जो पढ़ा लिखा था, नए आइडियाज़ ला सकता था और संपन्न था। तो ऐसे में 18th सेंचुरी विटनेस है, इस बात की गवाह है कि द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स की, सोशल ग्रुप्स किस प्रकार से आपस में जुड़े, और स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है मिडिल क्लास की जो अर्न करती थी अपनी वेल्थ, जिसने अपना धन किस तरीके से कमाया था, एक्सपेंडिंग ओवरसीज बिजनेस यानी ट्रेडिंग एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुल एंड सिल्क टेक्सटाइल, यानी उन्होंने ऊनी और सिल्क कपड़ों का व्यापार किया और समुद्र पार व्यापार किया। इसके अलावा वो यहाँ पे या तो उसको एक्सपोर्ट करते थे या और बॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, या ये खरीदा जाता था समाज के संपन्न लोगों के द्वारा, यानी अमीर लोग खरीदते थे या उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया पैसा कमाने के लिए। इसके अलावा इन एडिशन द मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोफेशंस। अब थर्ड स्टेट में सिर्फ मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर नहीं थे जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे थे, यहाँ पे प्रोफेशंस वाले लोग भी थे, जैसे लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जिन्होंने जो एजुकेटेड थे, और इनका मानना क्या था दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि किसी भी सोसाइटी के किसी भी सोशल ग्रुप को जन्म के आधार से ही किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। रादर अ पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, किसी भी इंसान की जो सोशल पोजीशन यानी सामाजिक स्थिति, समाज में उसकी प्रतिष्ठा उसके कार्य के आधार पर होनी चाहिए, कर्मों के आधार पर होनी चाहिए। और ये आइडियाज़ जो हैं इन्होंने समाज में लोगों को फ्रीडम और इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ऐसे मौक़ों को सोचने समझने का मौका दिया। ये सोचने लगे, कल्पना करने लगे, और इनको और आगे कैसे किसने बढ़ाया, फिलोसफर्स ने, जो दार्शनिक थे उन्होंने बढ़ाया। इसमें सबसे पहला नाम आता है जॉन लॉक, दूसरा जैन जैक्वेस रोशियो, और आगे एक और है मॉन्टेस्क्यू। तो यहाँ पे जॉन लॉक ने अपनी बुक द टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने अपने आइडियाज़ को बताया कि सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, यानी वो चाहते थे कि ये जो राजवंश है, राज सत्ता है, यानी राजा का जो निरंकुश शासन है और दैवीय शक्ति इनके पास होती हैं, इनका अंत हो जाना चाहिए। रोशियो ने इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा, प्रॉस्पेरिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की ऐसी सरकार बनाई जानी चाहिए जो किस पे बेस्ड हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऊपर जॉन लॉक की बुक का नाम है टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें उन्होंने अपने आइडिया को बताया कि कैसे लोगों के बीच में और उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सामाजिक अनुबंध होना चाहिए, कि हमें देश को कैसे चलाना है, सरकार कैसे चलनी है। तीसरा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी जिसमें उन्होंने डिवीज़न ऑफ पावर, यानी सरकार बने लेकिन उसमें सरकार की जो पावर है यानी सत्ता है उसका भी बंटवारा होना चाहिए इक्वली, और वो किसके रूप में, लेजिस्लेटिव जहाँ पे कानून बने, द एग्जीक्यूटिव जो उनका पालन करें, एंड द जुडिशरी जो उनको देखे। तो ऐसे में तीनों एक दूसरे के की देखरेख करते रहेंगे। एंड दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, और ये जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है ये यूएसए में अप्लाई हुआ, फोर्स में आया जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज डिक्लेयर्ड हो गई थी इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से। मैंने शुरू में आपको बताया कि किस तरीके से ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने भी इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट होने के लिए सपोर्ट किया था। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना जिसमें गारंटी की गई थी इंडिविजुअल राइट्स की, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बना पॉलिटिकल थिंकर्स का, फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना। अब ये जो आइडियाज़ हैं फिलोसफर्स के, ये आइडियाज़ डिस्कस होने लगे थे बहुत बड़ी मात्रा में, सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में और लोगों के बीच में ये लगातार फैलते जा रहे थे, बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा। इवन लगातार न्यूज़पेपर्स को बहुत तेज़ आवाज़ में ग्रुप में पढ़ा जाता था, और ये उनके लिए बेनिफिटेड था जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज, और ये न्यूज़ कि लुई 16 प्लान कर रहे हैं लागू करने की, आगे टैक्सेस को और लागू करने की, और टैक्सेस किसको पे करने होते हैं, ओनली इट वॉज पेड बाय द थर्ड स्टेट। तो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लुई 16 प्लान कर रहे हैं
टैक्सेस को इम्पोज करने की, तो इस चीज़ ने लोगों में गुस्सा बढ़ाया और वो प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ने लगे। और स्पेशली कौन सा प्रोटेस्ट? अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, ये जो विशेष प्रकार की छूट इनको दी गई है। थैंक्स अ लॉट।